हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज जिस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे वो बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 2 का कोर 4 का एक प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिस्ट्री ऑनर्स के छात्र छात्राओं को सेमेस्टर दो में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझाता चला जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा प्रश्न है। हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 2 का कोर 4 का ये प्रश्न है। 1917 की रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। प्रत्येक क्रांति किन्हीं विशेष प्रकार की राजनीतिक और सामाजिक कारणों का प्रतिफल होती है। जनता का असंतोष ही क्रांति को जन्म देता है। रूस की जनता का जार की निरंकुशता देश के हेतु हानिकारक होता चला जा रहा था। जो जार का जो था निरंकुशता, वो देश के लिए हानिकारक बनता चला जा रहा था। जनता परेशान होती चली जा रही थी। रूस की जनता का जार की निरंकुशता देश के लिए हानिकारक होने के साथ साथ असंतोष इतना बढ़ता चला गया कि रूस की क्रांति हुई और निकोलस द्वितीय को 15 मार्च 1917 को पद से हटा दिया गया। निरंकुशता इतनी बढ़ती चली गई कि 15 मार्च 1917 को जनता ने निकोलस द्वितीय जो था उसे रूस की क्रांतिकार उसे पद से हटा दिया। अब हम इसको पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट इसका बना देना है, हमें एक पॉइंट लिख देना है, रूस की राजनीतिक स्थिति। क्योंकि प्रश्न में क्या बोल रहा है, रूस की क्रांति जो हुई थी उसके कारणों का वर्णन करना है। तो एक कारण आपका ये हो जाएगा कि रूस की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, जिसकी वजह से भी वहाँ पे क्रांति को जन्म मिला, सहायता हुआ जन्म लेने में क्रांति का। तो पहला जो हो जाएगा आपका, उसमें एक पॉइंट हो जाएगा पहला, रूस की राजनीतिक स्थिति में आप पहला पॉइंट दे दीजिए जार की निरंकुशता। ये पहला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो, ये उत्तर हो गया आपका। उत्तर का ये पॉइंट हो गया क्या, जार की निरंकुशता। क्योंकि हमने पहले ही चर्चा कर दिया है कि जो रूस की जो क्रांति हुई जार के निरंकुशता के कारण ही सबसे बड़ा कारण था क्रांति का। ठीक है, तो इस प्रकार पहला पॉइंट दे दीजिए अब, जार की निरंकुशता। क्रांति के समय रूस में जार का शासन था। जार सम्राट निरंकुशता के पक्षपाती थे। निकोलस द्वितीय निरंकुशता के द्वारा ही क्रांति को दबाना अत्यंत आसान कार्य समझता था। जो निकोलस द्वितीय था, जो जार, वो बहुत ही निरंकुश शासक था और वो निरंकुशता को ही प्राथमिकता देता था और निरंकुशता के कारण वह किसी भी आंदोलन को अत्यंत आसानी से दबाना चाहता था। तो यही समस्या थी वहाँ की। वह दैवीय सिद्धांतों में विश्वास रखता था और कहा करता था, मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। जो निकोलस द्वितीय था, निरंकुश शासक रूस का, वो जो है दैवीय शक्तियों पर विश्वास करता था और कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। और दूसरा जो आप पॉइंट लिख सकते हैं वो हो जाएगा जागीरदारों की समृद्धि। जार द्वारा जागीरदारों को बहुत अधिक रियासतें दी गई थी। उन्हें कृषकों से बेगार कराने का अधिकार था। वे उनको पूर्ण रूप से अपना व्यक्तिगत दास समझते थे और उन पर अत्याचार करते थे। जो जागीरदार थे वहाँ के, वो जो थे कृषकों से बेगार करा सकते थे, उनका वो अधिकार हो गया था। और उनको पूर्ण रूप से अपना व्यक्तिगत दास भी समझते थे, जो कि बहुत ही बुरी बात थी वहाँ के लिए, कृषकों के लिए। तो जाहिर सी बात है कि कृषकों में उनके प्रति क्रोध फैलेगा और क्रोध धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो क्रांति का रूप ले लेगी। अब जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, मौलिक अधिकारों को हनन। जो अब मौलिक अधिकार जो थे रूस के, उसका भी हनन होने लगा था। ये भी एक पॉइंट आपका क्रांति का कारण बना। शासन जनता से केवल उनके कर्तव्यों की बात करता था। शासक जो था वो जनता से सिर्फ उनके कर्तव्यों की बात करता था। जनता को किसी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी। वह अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता था। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं थी। समानता की भावना का पूर्णतः लोप तो था और आवागमन पर भी प्रतिबंध था। इस प्रकार क्रांति के पूर्व जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था। जो जनता का जो मौलिक अधिकार था वहाँ पर, जैसे बोलने की आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी, धार्मिक आज़ादी, ये सभी में भी रुकावट पैदा होने लगी थी और उन पे भी प्रतिबंध लगना शुरू हो गया था, जो कि क्रांति का एक
प्रमुख कारण बना। ठीक है, अब इसमें आप आ जाइए सामाजिक दशा में। सामाजिक दशा वहाँ का कैसा था, सामाजिक दशा कैसा था। सामाजिक दशा में आप पॉइंट डाल दीजिए समाज का विभाजन। क्या पॉइंट डालना, समाज का विभाजन, पहला पॉइंट डाल दीजिए उसमें। अब क्रांति से पूर्व रूस का संपूर्ण समाज 3 वर्गों में विभाजित था। याद रखिएगा, क्रांति के पूर्व, क्रांति होने से पहले रूस का जो समाज था वो 3 भागों में विभाजित था। पहला जो वर्ग था कुलीन वर्ग, दूसरा था उच्चतम मध्यम, और तीसरा जो था निम्न वर्ग। वहाँ 3 वर्ग थे। ठीक है, कुलीन वर्ग, उच्चतम मध्यम और निम्न वर्ग। कुलीन वर्ग प्रथम श्रेणी के व्यक्ति थे जिसे राज्य की ओर से विशेषाधिकार प्राप्त थे। यह वर्ग अन्य वर्गों को घृणा की दृष्टि से देखता था। शासन के उच्च पदों पर इसी वर्ग के व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी। उसका जीवन अत्यंत सुखमय था। सम्राट उन्हें भांति भांति की सुविधाएं देता था। ये जो पहला वर्ग था कुलीन वर्ग, ये बहुत ऊंचा वर्ग माना जाता था रूस के समाज में। अरे जो सरकारी अधिकारी जो बनते थे और नियुक्ति जो होती थी उनकी, वो इसी वर्ग से होते थे ज़्यादा। ठीक है, उन्हें ही प्राथमिकता दी गई थी और उन्हें बहुत तरह की सुविधाएं भी दी गई थी। ठीक है, अब जो दूसरा जो आपका है उच्च मध्यम वर्ग, देखिए उच्च वर्ग द्वितीय श्रेणी का वर्ग था। उसकी आकांक्षाएं बहुत बढ़ी चढ़ी हुई थी। साधारण वर्ग की दृष्टि में यह वर्ग सुखी था। व्यापारी, छोटे जमींदार और पूंजीपति इस वर्ग में आते थे। जो उच्च वर्ग जो था, उच्च वर्ग, वो भी मतलब कि दूसरी श्रेणी में आता था। उसमें भी भांति भांति सुविधाएं मिली हुई थी। उनका भी महत्व था रूस के समाज में। ठीक है, जो तीसरा जो वर्ग था वो था आपका निम्न वर्ग। निम्न वर्ग के अंतर्गत कृषक, दास और श्रमिक आते थे। उनकी दशा में बहुत खराब थी, मतलब उनकी जो दशा थी बहुत खराब थी। तृतीय वर्ग जो थे, निम्न वर्ग के लोगों की दशा खराब थी। इसमें कौन कौन सा आते, कृषक, दास और श्रमिक आते थे। ठीक है, उनको पेट भर भोजन तक और तन ढकने के लिए भी वस्त्र भी उपलब्ध नहीं हो पाता था। मतलब जो उनका इतना स्थिति खराब था कि पेट भर खाना और तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं कर पाते थे वे। शासन की ओर से उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। जैसे कि रूस की क्रांति में होने का एक महत्वपूर्ण कारण था निम्न वर्ग का भी, जिसमें कृषक, दास और श्रमिक आते थे। इनकी स्थिति उस समय बहुत ही दयनीय होती चली जा रही थी, जो कि क्रांति का रूप धारण कर ली थी। अब देखिए कृषि की दशा, कृषि की दशा क्या थी। ठीक है, कृषि की दशा में रूस की बहुतांश जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषक जी तोड़ परिश्रम करते थे, परंतु सरकार की ओर से उसे कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। कृषकों से कर अत्यंत लगाई जाती थी और वसूली भी जाती थी। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि अनाज का उत्पन्न निरंतर घटता गया और रूस अपने देश में अपने लिए खाद्यान्न पैदा करने की स्थिति में नहीं रह पड़ा। देखिए कृषक की जो दशा थी बहुत ही दयनीय थी रूस की समाज में। जो उन पर बहुत सारे कर लगा दिए जाते थे और मनमाना तरीक़े से कर वसूला जाता था, उन पर शोषण किया जाता था, जिसके कारण कृषकों के जो कृषक जो थे उनके अंदर शासन के प्रति विरोध का स्वर उत्पन्न होने लगा था और वह एक क्रांति का रूप धारण कर लिया धीरे धीरे। अब जो हो जाएगा आपका सेना में असंतोष। अगला पॉइंट जो हो जाएगा आपका सेना में असंतोष। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की सेना अत्यंत दृढ़तापूर्वक लड़ी थी, परंतु 1915 ईस्वी के बाद जब रसद में कमी आने लगी तो सेना में असंतोष बढ़ गया। युद्ध सामग्री हेतु विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा। युद्ध में काफ़ी संख्या में सैनिक मारे गए और इस सब के परिणाम स्वरूप सैनिकों में असंतोष बढ़ता चला गया, जो कि रूसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट हो जाएगा निरंकुश शासन का विरोध। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है निरंकुश शासन का विरोध, क्योंकि वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी निरंकुश थी। राजा जो था वह निरंकुश था, जनता पर शोषण करता था। तो रूस के सभी जार शासकों ने जनता पर अत्यधिक अत्याचार किए थे और जनता में असंतोष बढ़ना स्वाभाविक था। जनता तो केवल अवसर की तलाश में थी कि वह किसी प्रकार जार के शासन को समाप्त कर दे। रूस ने अपने अधिकृत राज्यों में रूस की संस्थाओं एवं नियमों को बलपूर्वक स्थापित किया, जिससे इन राज्यों में जार का निरंकुश शासन के विरुद्ध असंतोष व्यक्त हो गया। अब जो अगला पॉइंट होगा आपका युद्ध में पराजय। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने पर रूस की क्रांति का जोश समाप्त सा
होने लगा था, परंतु युद्ध में पराजय के बाद क्रांति के चिन्ह का जोश समाप्त होने लगे थे। 1916 ईस्वी युद्ध में रूस की पराजय की खबरें सुनते ही रूस में राजद्रोह की भावना पनप उठी। मतलब कि जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसमें रूस जो था कमज़ोर पड़ने लगा और उसकी पराजय हो गई। जैसे पराजय की जो खबर है जनता में फैल गई तेज़ी से, यार ये फैलते ही सभी जो जनता थे वे मौका का तलाश कर रहे थे, क्योंकि राजा जो था वो निरंकुश था रूस का, तो मौका का तलाश करते उन जनता को भी ये अच्छा मौका मिला विरोध करने का, और जनता ने राजद्रोह करना शुरू कर दिया और इस प्रकार रूस की क्रांति 1917 में हुई। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट हो जाएगा आपका अकाल की स्थिति। एक और रूसी फौजी की पराजय को हो रही थी और दूसरी ओर देश में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। रूस के किसानों को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाता था, इसका कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगा और रूस की जनता में अनाज के लिए त्राही त्राही मच गई। देश में कपड़े और ईंधन तथा अनाज एवं अन्य आवश्यक सभी वस्तुओं की भारी कमी हो गई। जैसे कि देखिए युद्ध में जो जनता को भेजना शुरू किया गया तो जो अधिकतर कृषकों को ही युद्ध में भेज दिया जाता था। तो अब जब युद्ध में जब कृषक जा रहे हैं तो अब कृषकों की कमी होगी, कृषकों को कमी जब होने लगेगी तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होगी किसी भी देश में। अब सारे कृषकों को आप लगा दीजिएगा युद्ध में तो फिर अन्न कौन उपजाएगा, और अन्न अगर कम उपजाया जाएगा तो युद्ध में सैनिकों को भेज दिया गया है, उनके खाने पीने देश में खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पाएगी। तो ऐसा ही स्थिति होने लगा, अकाल की स्थिति आने लगा रूस में, क्योंकि रूस के जो राजा थे वह अधिक से अधिक कृषकों को भी युद्ध के क्षेत्र में भेज देते थे। तो इस प्रकार जो है एक जो अकाल की जो स्थिति थी तो जनता में त्राही त्राही हो गई भूख के लिए, वह अनाज के लिए जनता त्राही त्राही होने लगी। तो जाहिर सी बात है जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो जनता का विद्रोह करना और विरोध करना स्वाभाविक है, और इसी प्रकार जनता ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जो ये विरोध का जो स्वर था धीरे धीरे एक क्रांति का रूप ले लिया, और क्रांति का रूप लेने के बाद जो राजा जो था रूस का वो निरंकुश था। अब जनता मौके की तलाश में थी, जनता को ये सही समय लगा और जनता ने विरोध करना शुरू किया। एकजुट होकर सारी जनता ने विरोध किया और क्रांति का आह्वान कर दिया गया, और क्रांति कर जो वहाँ के जो राजा थे निकोलस द्वितीय उसे शासन से हटा दिया गया। तो इस प्रकार रूस में जो है 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई। तो जिस प्रकार आपको मैंने बताया पॉइंट बाय पॉइंट, अगर आपके एग्ज़ाम में सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न आता है रूस की क्रांति, तो आप आसानी से इस प्रकार आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। और जो उत्तर पुस्तिका में लिखें जब उत्तर को, तो लास्ट में जो है ना उत्तर लिखने के बाद आप निष्कर्ष ज़रूर लिखें। निष्कर्ष लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2-4 लाइन का ही निष्कर्ष लिखें, लेकिन निष्कर्ष ज़रूर लिखें। निष्कर्ष जो पॉइंट होता है ना वो आपकी उत्तर पुस्तिका के लिए प्रभावशाली होता है। जो एग्जामिनर जो आपके उत्तर पुस्तिका को चेक करेंगे तो लास्ट में निष्कर्ष अगर देखते हैं तो आप अच्छा खासा नंबर आपको देंगे वो, क्योंकि वो उन्हें पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने जो निष्कर्ष लिखा है इसका मतलब वो सही में इस आंसर को जानता है और उसने आंसर में सही लिखा है, क्योंकि निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे एग्जामिनर होते हैं जो निष्कर्ष को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप निष्कर्ष ज़रूर लिखिए अपने सारे प्रश्न के उत्तर में। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में किसी प्रश्न पर चर्चा होगी। तब तक के लिए जय हिंद।